नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे हाल ही में सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाली उम्मुल खैर की। कहते हैं कि अगर परिवार झुग्गी से निकलकर सिविल सर्विस पास करने की दास्तां, यूपीएससी में 420वीं रैंक हासिल करने वाली उम्मुल खैर से खास बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता पवन मिश्रा ने। परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है, लेकिन उम्मुल खैर को परिवार का साथ नहीं, उसके हौसले और जुनून ने सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाया है। हमारे साथ खुद उम्मुल मौजूद है बात करने के लिए, जो कि झुग्गी से सिविल सेवा तक का सफर इसने पार किया है। उम्मुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस कामयाबी के लिए। कैसा लग रहा है उम्मुल? ऐसा लग रहा है जैसे सपने पूरे हो गए हों। मतलब वो सपना जो मैंने बचपन से देखा था, वो सपना जिसके लिए मैंने अपना अब तक का पूरा जीवन समर्पित किया था, वो सपना पूरा हुआ तो एक राहत की सांस है। सपने तो सपने होते हैं और उस सपने को आपने हकीकत में बदल दिया। हाँ, वो तो उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत रही, एक पूरा समर्पण समर्पण था और एक हर वक्त अपने सपने को याद रखना था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अपने आप को कभी ना भटकने देने का एक दृढ़ निश्चय था। तो उन सब वजहों की वजह से सपना साकार हो पाया। महिला हैं आप उम्मुल, महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ किचन तक ही सीमित रहती है, माता पिता उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ अपने बचपन के बारे में कुछ ऐसी बातें आप बताना चाहती हैं जो आपका जो संघर्ष से जुड़ा हुआ है? हाँ, जहाँ तक महिला होने का सवाल है, तो जब आप एक अनपढ़ परिवार से होते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली से होते हैं, तो ऐसे में ये माना जाता है कि अगर कोई लड़की 7वीं 6ठी 7वीं तक पढ़ ली तो उसके लिए काफी है। और जब बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ परिवार होता है तो कई बार ये भी मानता है कि अगर ज्यादा लड़की पढ़ लेगी तो उसके लिए लड़के मिलने मुश्किल होंगे वगैरह। तो इस तरह की जो सोच है वो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आगे पढ़ने से रोकती है। तो ऐसे में माना जाता है कि अगर एक लड़की 5वीं 6ठी पढ़ चुकी है, उसको अपना नाम लिखना आ गया, तो उसको फिर सिलाई बुनाई सिखा दी जाएगी ताकि उसकी अच्छी जगह शादी हो सके। तो एक लड़की का जीवन पूरी तरह से, उसका पूरा मकसद जो है एक शादी वगैरह कर लेना, मतलब ज्यादातर एक पिछड़े हुए परिवारों में, अनपढ़ परिवारों में ऐसा अब तक माना जाता है। तो एक बहुत ज्यादा एक चुनौती भरा सफर था, जिसमें जब मेरे परिवार में ये कहा गया कि तुम विकलांग हो और मतलब 8वीं तुमने पढ़ ली बहुत है और अब थोड़ा मतलब ठीक है, ज्यादा पढ़ना हमारे खानदान में ज्यादा लोग नहीं पढ़ते, तो ठीक है तुम्हें मतलब काफी है इतना। तो ऐसे में उनको ये समझाना कि नहीं, आगे पढ़ना है मुझे और मेरा सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो हाँ, चुनौतियां बहुत ज्यादा रही। चुनौतियां बहुत ज्यादा रहीं। आमतौर पर लोग विकलांगता को एक अभिशाप मानते हैं, लोग उससे एक दया की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपने उसे अपनी ताकत बनाया। राजस्थान से होते हुए आप दिल्ली कैसे पहुंची? दिल्ली में कहां कहां आप रही हैं और कब आपको ये लगा कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं और समाज के लिए कुछ कर सकती हैं? जब मैं 5 साल की थी तो मैं राजस्थान से दिल्ली आ गई थी और उस समय मेरे पिताजी हजरत निजामुद्दीन के पास में बारापुला के स्लम एरिया में रहते थे। तो मैं अपने पापा के साथ वहीं रहती थी और पापा वहाँ पे हजरत निजामुद्दीन के फुटपाथ पे अलग अलग सामानों को बेचते थे। वो पापा का रोजगार था। और उसके बाद में हम जब हमारा झुग्गी टूट गई थी 2001 में, बारापुला का स्लम एरिया डिमोलिश हुआ था, तो फिर हम त्रिलोकपुरी आ गए और त्रिलोकपुरी में किराए का मकान लिया और फिर वहीं रहने लगे थे। फिर क्या हुआ मैम? पिताजी आपके अलग हो गए या माँ अलग हो गई? फिर ये भी हुआ कि पता चला कि आप अकेले रहती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी? हाँ, वो इसलिए था क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि जब उन्होंने मना कर दिया था कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे और अनुमति नहीं देंगे कि मैं आगे स्कूल जाऊं, और यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर तुम ज्यादा मतलब पढ़ोगी और इस तरह से मतलब बाहर पढ़ने के लिए जाओगी तो हमारे घर की बदनामी होगी और हमारे यहाँ पे खानदान में लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती हैं। तो जब इस तरह की जब बात हो गई तो फिर मुझे मजबूर होके मैंने फिर कैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की? क्या सेल्फ स्टडी लिया, कोचिंग लिया? कितना घंटा आपने पढ़ाई किया था? देखिए, उस टाइम तो यूपीएससी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत लंबे लंबे आवर्स तक बच्चों को पढ़ाती थी। क्योंकि उस टाइम जब मैं अकेली रह रही थी तो मेरे पास एक एक रुपए बहुत ज़्यादा कीमती हो गए थे। वो पैसा इकट्ठा करके कमरे का किराया देना और खाने पीने वगैरह का इंतजाम करना। तो जब तक मैंने अपना पूरा बीए त्रिलोकपुरी में रहकर किया था, तो उस वक्त तक यूपीएससी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय होता ही नहीं था। फिर जब मैं जेएनयू में आई तो जेएनयू में आने के बाद मैं
डिसेबिलिटी के अलग अलग इश्यूज में अपने आप को मैंने समर्पित किया। मेरा नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, तो जेआरएफ वगैरह होने से पैसे की थोड़ा सा बेफिक्री हो गई और वो इकोनॉमिकल बर्डन जो था कि नहीं अब कमा कर ही खुद पढ़ना है, वो जब वो नेसेसिटी दूर हो गई तो फिर सिविल सर्विसेज का प्लान बनाया था। आपके सब्जेक्ट क्या रहे थे सिविल सर्विसेज में? मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो ये पहला अटेम्प्ट था, लेकिन ये वेल स्ट्रेटेजाइज्ड, वेल प्लान्ड अटेम्प्ट था। मतलब इसमें मैंने कोई भी चीज ऐसे लक के लिए नहीं छोड़ी। पहला अटेम्प्ट और अटैक इज द बेस्ट आफ्टर डिफेंस, ये आपने सोचा? हाँ, मतलब क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो इस तरह मतलब मुझे बहुत ज्यादा डिसहार्टमेंट। आईएएस नहीं तो कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, वो तो था, तो इसकी वजह से मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत ज्यादा मेहनत की और सुबह 9 बजे लाइब्रेरी चली जाया करती थी जेएनयू की और रात को करीब 2-2:30 बजे आती थी और ये पूरा करीब 1 साल तक की दिनचर्या रही। और सारे जितने भी मेरे दूसरे एंगेजमेंट से, मतलब मैं डिसेबिलिटी वाले कॉज में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, मगर उस 1 साल में मैंने डिसेबिलिटी के किसी मुद्दे में भी भाग नहीं लिया। मुझे बीच में 2 बार इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए निमंत्रण भी मिले थे, मगर मैंने दोनों को डिनाई किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस तरह के इवेंट्स में अगर अपने आप को रखूंगी तो सिविल सर्विसेज जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होकर तैयारी की। बोर्ड का कैसा व्यवहार रहा मैम? बोर्ड का ऐसा कोई सवाल जिसको आप थोड़ा सा सहम भी गई होंगी, ऐसा कोई क्वेश्चंस? देखिए, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मुझे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं अब तक के, मतलब हाईएस्ट मार्क्स 206 हैं और वो मैं हूँ जिसे 206 इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं। शायद हो सकता है किसी और को भी ज्यादा मिले हो, मगर अब तक के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि 206 सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो इंटरव्यू पैनल जो था वो बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल था और बहुत ही ज्यादा सम्मान के उन्होंने दिया। जिस वक्त वो बातचीत कर रहे थे बिल्कुल लगा नहीं कि यूपीएससी का इंटरव्यू, ऐसा लगा जैसे कि एक जानकार से, एक थोड़े घर के किसी बड़े के साथ एक बातचीत हो रही है। तो बहुत ही अच्छे उन्होंने सवाल पूछे। और कुछ ऐसा कोई सवाल मैम जो महिला से जुड़ा हो? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का कौन सा हिस्टोरिकल फिगर आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? तो मेरा जवाब था मीराबाई। तो वो थोड़ा चौंक गए कि मीराबाई क्यों? तो फिर मैंने बताया कि जिस तरह एक महिला होने के बाद और जिस तरह परिवार का सहयोग ना होने के बाद मीराबाई ने जिस हिम्मत के साथ और जिस भक्ति के साथ उन्होंने अपने जो उनकी जो इच्छा थी, उनका लक्ष्य था, उसको प्राप्त किया और जिस तरह वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, दूसरों के लिए भक्ति की एक मिसाल बनी। तो इससे पता चलता है कि मतलब महिला का जो सशक्तिकरण है वो किसी दौर का मोहताज नहीं है। हर दौर में औरतें, महिलाएं अपने हक के लिए, अपने विचारों के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो मीराबाई एक मिसाल है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे इस जवाब से। जैसा कि आपने उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे आप लाइब्रेरी जाती थी, 1-1.5 बजे रात तक आप पढ़ाई करती थी, फिर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं रखती थी। लेकिन 1.5 साल की अगर बात करें जेएनयू के भीतर, तमाम ऐसी राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर हुई, देश विरोधी नारे लगने के आरोप भी यहाँ लगे, नजीब जैसा मामला भी सामने आया कि नजीब को ढूंढने के लिए भी तमाम स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन, इन सब चीजों के बारे में आपकी क्या नजरिया है? देखिए, जेएनयू अपनी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है और मेरा ये मानना है कि जेएनयू की पॉलिटिक्स का एक अपना एक अलग स्तर है, मगर कई बार जेएनयू में बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी स्टूडेंट रख देते हैं। तो उस वक्त मेरा ये मानना था, क्योंकि जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो जेएनयू का एक ऑनगोइंग अभिन्न एक अंग है। तो ऐसे में मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप को अगर कि उलझा भी लूं तो उसका कोई बहुत ज्यादा एक हल नहीं निकलेगा। और अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई तो मैं वाकई जो लोग पिछड़े हुए हैं और जो लोग वंचित हैं, विकलांग लोग, महिलाएं, गरीब लोग, उनके लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो बजाय इसके कि मैं सिर्फ ढाबे पे बैठ के बातें करूं या बजाय इसके कि मैं सिर्फ अपना समय किसी और चीज में, मतलब वक्ती तौर पे एक नेता बनने के लिए मैं कर दूं, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन रखना चाहिए और जो लक्ष्य था उसकी तरफ करें। क्योंकि बिल्कुल मैम, आपने कहा बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये तो रही पढ़ाई की बात, ये तो अब आप ट्रेनिंग में जाएंगी, ट्रेनिंग की बात। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जिस तरह से सरकार का अंकुश रहता है, अगर कोई अधिकारी अपने मनमर्जी का करना चाहता है, समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। तो आगे ऐसे चीजों से कैसे आप निपटेंगी, क्या सोचा है आपने? देखिए, जो अनुशासन है वो हर एक
काम में होना चाहिए। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अगर अनुशासन होता है और अगर उनसे मांग की जाती है कि वो अनुशासित होकर काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। और अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, तो कई बार लोग खुद आपका सम्मान करते हैं और लोग खुद आपके लिए रास्ते आगे से आगे खोल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने काम के लिए समर्पित होंगे और अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो बहुत ज्यादा समस्याएं आती होंगी। अगर समस्याएं हैं भी तो अलग अलग समस्याओं के अलग अलग निदान हैं। तो मैं इन सब बातों से मतलब ये बहुत एक तरीके की हाइपोथेटिकल चीजें हैं जो ये कई बार लोगों को पीछे खींच सकती है। तो मुझे लगता है कि बजाय इन सब चीजों से घबराने के अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं ठीक हूं, अगर मेरा काम ठीक है, अगर मैं ईमानदार हूं, अच्छे से काम कर रही हूं, तो चीजें बहुत आसान रहेंगी, चीजें अच्छी तरह से होंगी। अमूल, न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शक अभी आपको देख रहे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है, अगर एक आंकड़ा देखिए पिछले 1 साल का, तो 8 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। मुखर्जी नगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, पैसे की कमी, क्वालिफाई नहीं कर पाए, प्रीलिम्स में नहीं हो पाए। तो उन जो दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं, जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहती हैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से? उन्हें यही कहूंगी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। और जब आप एक सपना देख लेते हैं तो फिर आप अमीर हैं कि गरीब हैं और आपका परिवार का सहयोग है या नहीं है, या आप विकलांग हैं या नहीं है, ये सब चीजें बहुत बेमानी हो जाती हैं। अगर आप अपने सपने को लेकर दृढ़ निश्चयी हैं तो दुनिया की हर चीज संभव है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसे बहुत महापुरुष, और आज के समय में भी ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने सारी, हमारे अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह उन्होंने मतलब सब समस्याओं से पार पाके जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मतलब एक जीता जाता उदाहरण है। हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह के जो पुरुष हैं, इस तरह के जो नेता हैं, जो वास्तविक जीवन में नेता हैं, उनकी जिंदगी से अगर आप प्रेरणा लेते रहें तो मतलब आपको पता चलेगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो एक समस्याओं का जो विवरण दिया जाता है, वो कई बार एक तरीके से आप अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए करते हैं कि मैं नहीं कर पाया। तो बजाय अपने आप को तसल्ली देने के, अगर सब चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेकर अगर किया जाए तो हर चीज संभव है। सकारात्मक दृष्टिकोण की बात। अमूल, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से कि आपने ये साबित कर दिया कि उठो जागो, रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कैमरा पर्सन राजू के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।